हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब हम लोग एनएलएम पे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स हो चुका है, उसके क्वेश्चंस भी अब अपलोड हो जाएंगे जो सॉल्व किए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एनएलएम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा कहूँ कि एक तो पेपर में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन मिलने की संभावना है। दूसरा ये कि हर जगह पे इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं कि भी किसी ने कह दिया कि अच्छा अच्छा एनएलएम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री मार्क्स वाले पहले कर लीजिए। तो बेटा ये ऐसा कुछ हो जाएगा कि बारात में से दूल्हे को गायब कर दिया है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ज़रूरी है। हर जगह पे आप देखेंगे यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए। तो अगर हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें, और इस बात का हम बिल्कुल ख्याल रखते हैं कि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, तो टाइम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ जाएं। ठीक है, तो एनएलएम में अगर आप देखोगे तो मैं उसी तरीके से समझा रहा हूँ, बट हर एक कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूंगा और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, हो जाएगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो देखने को मिलती है यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन, तो आप लिखते हो फर्स्ट लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ। इन दोनों को एक साथ मैंने लिखा है, मतलब है इसका कुछ मतलब होगा, यहीं से एक साथ दोनों चीज़ें समझ लेंगे हम लोग। अब देखना, सबसे पहला ये उसके बाद थर्ड लॉ इंडिपेंडेंट तरीके से आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझने के बाद लगेगा अच्छा अच्छा एक दूसरे का स्पेशल केस है, ये दिख जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल कहानी है बॉस, बहुत सिंपल कहानी। आपको देखो लाइंस की बीच की चीज़ों को समझना, ये नहीं कि खूब सारे डेफिनेशन लॉज रूल्स रट लिए और एग्जाम में जब प्रॉब्लम आया तो दिमाग, ऐसा नहीं करना है। देखो समझना है। तो अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो इसमें यह कहा गया है मोटे तौर पे, आपको वो बहुत पोएटिक डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, फंडा समझना है। ये कहा गया है कि अगर किसी बॉडी पे एफ नेट जीरो है, देखना, अगर किसी बॉडी पे एफ नेट जीरो है तो क्या होगा सर, तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इसी को कहते हैं ना कि भी वेलोसिटी, अगर वो चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, अनटिल कि तुमने फोर्स नहीं लगाया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझोगे, अगर कोई एक बॉडी है और उस पर अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रही है सर? ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ने कहा। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर एफ नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, अगर एफ नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अलग शब्दों में कहे कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब कहेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, और वो तब हो सकता है जब एफ नेट जीरो होगा। अब ये ठीक है, ये चीज उधर से भी दिख जाती है, एक स्पेशल केस जैसा दिखता है, बट कितना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों फर्स्ट लॉ को, अब आपको समझ आएगा। क्या ऑलवेज ये सही है क्या ये ऑलवेज सही है, अब आपको पता लगेगा। देखिए, अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लीजिए कि भाई यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा एक कुछ ऑब्जेक्ट है, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है और आप इधर जा रहे हो सर, ये आप हैं, इस तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आप इस तरफ जा रहे हैं, बड़ी हाई स्पीड में निकल रहे हैं। ठीक है, ये अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, आपको क्या दिखेगा, अगर आपके पास एक्सेलरेशन है तो आपको ये दिखेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपकी तरफ ए से एक्सेलरेट हो रहा है। मेरी बात को गौर से समझिएगा, मैं इसको फिर से इधर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो फिक्स्ड है, ग्राउंड पे फिक्स्ड है, लाइक माइलस्टोन कुछ भी, और आप इस लाइन पे एक्सेलरेट हो रहे हो। ठीक है, आप इधर जा रहे हो सर, ठीक है, आप इस तरफ एक्सेलरेट हो रहे हो, तो अगर आप इस तरफ एक्सेलरेट हो रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, रिलेटिव अभी आपने पढ़ा है, तो आपको दिखेगा कि दैट फिक्स्ड बॉडी इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स यू। अगर ग्राउंड से देख रहे हैं तब ये कहानी दिख रही है, स्टेशनरी एंड दिस बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। लेकिन मैं कह दूं कि नहीं जी, यहां पे ऑब्जर्वर है, तो यहां पे अगर ऑब्जर्वर है तो इसको तो क्या दिखेगा, ये फिक्स्ड बॉडी इधर ए से आता हुआ दिखेगा। अब इस फिक्स्ड बॉडी पे देयर इज नो नेट फोर्स, उस फिक्स्ड बॉडी पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। अब एकदम से आप अपना ज्ञान मत देने लगे, अरे सूडो बाद में आगे बेटा, वो एक एडजस्टमेंट है। वो क्या है, वो एक एडजस्टमेंट है, बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में।
अभी क्या है कि वो एक फिक्स्ड माइलस्टोन था या जो कुछ भी है वो स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं है, वो फिक्स किया हुआ है, कहीं से कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, स्टिल दैट फिक्स्ड बॉडी हैज सम एक्सेलरेशन। ये रूल तो फेल हो गया ना सर, ये लॉ तो फेल हो गया ना। हुआ, सच में हुआ, ऐसा कुछ नहीं कि क्लाइमेक्स का इंतजार करें, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हुआ। तो यहीं से कहा गया कि यहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इस फ्रेम में ये एप्लीकेबल नहीं है। तब यहीं से वो चीज निकल के आई, अच्छा अच्छा दो तरह के फ्रेम होते हैं, एक क्या होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक क्या होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा क्या होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस बात का ख्याल रखिएगा, एक क्या हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा क्या होगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लॉज ऑफ मोशन की बात अगर करें तो वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम से वैलिड है, वो सिर्फ किससे वैलिड है इनर्शियल फ्रेम से। आप यहां से नहीं अप्लाई कर सकते, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से नहीं अप्लाई कर सकते। अगर करना है तो हमें एक एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ स्यूडो फोर्स, ठीक है ग्रेट। तो अब इनिशियल फ्रेम क्या है, तो फर्स्ट लॉ इटसेल्फ इज द डेफिनेशन ऑफ इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ऐसे फ्रेम में जहां एफ नेट होने पे ए पक्के तौर पे जीरो होता है उसी को इनिशियल फ्रेम कहते हैं, उसी को इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। कि भाई अगर जैसे यहां पे ये कार, वो इनिशियल फ्रेम नहीं था क्योंकि उस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होते हुए भी एक्सेलरेशन दिख रहा था, इसलिए उस कार को हम क्या कह रहे थे इनिशियल फ्रेम नहीं है। तो क्लियर हुआ मामला। तो ये एफ नेट जीरो है तो ए जीरो, अगर ऐसा होता है तो आप खुश हो जाइए कि आप इनिशियल फ्रेम में हैं। अगर ऐसा है तब आप कहोगे नहीं जी हम इनिशियल फ्रेम में हैं। बात समझ आ गई। अब देखो थोड़ा फास्ट करके हम काम करते हैं यहां से कि भाई +2 के हिसाब से कुछ अजम्पशंस के साथ, कुछ रूल्स के साथ अर्थ को इनिशियल माना जाता है। इसके रोटेशन को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो अर्थ को इनिशियल फ्रेम मानते हैं। स्टार लगा दिया, क्यों? क्योंकि विथ सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो अर्थ क्या है इनिशियल फ्रेम मानते हैं अगर उसके रोटेशन को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इंटरप्लैनेटरी मोशन की बात ना करें तो एनी फ्रेम इनिशियल फ्रेम को होगा, कौन सा होगा, एक तो अर्थ हो गया, उसके बाद कोई भी फ्रेम, एनी फ्रेम हैविंग जीरो एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ भी इनिशियल फ्रेम होगा, बस। तो नॉन इनिशियल कौन होगा, बस याद रखना है कि कोई भी फ्रेम विच हैज सम एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वुड बी एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनिशियल फ्रेम। इसमें कोई पंगा ही नहीं, कोई भी फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन अर्थ के, जिसके पास एक्सेलरेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनी इनिशियल फ्रेम, ठीक है। तो अगर हम नॉन इनिशियल की बात करें, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास कोई भी ऐसा फ्रेम, एनी फ्रेम having non-zero acceleration with respect to any initial frame। याद रहेगा सर ये, बस। तो बस मोटे तौर पे ये याद रखना, आखिरी में पूरे स्क्रीन पे मैं सारा फॉर्मूला लिख दूंगा। तो ऐसा कोई भी अर्थ को अगर हमने मान लिया कि इनिशियल फ्रेम है, तो अर्थ के फ्रेम में कोई भी फ्रेम जो एक्सेलरेट नहीं हो रहा हो वो क्या हो जाएगा, इनिशियल फ्रेम हो जाएगा। और कोई भी फ्रेम जो इनिशियल फ्रेम के विद रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेट हो रहा होगा उसको नॉन इनिशियल फ्रेम कहेंगे। और एनएलएम सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फ्रेम से एप्लीकेबल होगा, नॉन इनिशियल से अप्लाई करने के लिए हम सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर है। अब फर्स्ट लॉ क्या था, इनिशियल फ्रेम समझने का एक तरीका, और फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था, अगर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे, तो समझ आई बात। सेकेंड लॉ यहीं पे देख लेंगे आप। सेकेंड लॉ ये कहता है कि एफ नेट एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बस। एफ नेट एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये भी तब वैलिड होगा जब आप देखने वाला, लिखने वाला इनिशियल फ्रेम में हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं एनएलएम, ठीक है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स को क्या लिखना है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है सर। अब आप कह सकते हो कि फर्स्ट लॉ एक स्पेशल केस आ जाएगा सेकंड लॉ का कि अगर एफ को जीरो कर दें तो ये डेफिनेटली जीरो हो जाएगा। बट फर्स्ट लॉ का अपना एक इंपॉर्टेंस है सर।
फर्स्ट लॉ से हम इनिशियल फ्रेम को समझ पाएंगे कि कौन सा इनिशियल फ्रेम था। तो यहाँ तक बातें समझ आ गई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, दोनों क्यों अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, क्या चीज़ें, ये आपको समझ आई। ठीक है, ग्रेट। अब देखो सर, यहाँ से अब बिल्कुल न्यूमेरिकल अप्रोच पे चलेंगे कि सेकेंड लॉ ने कहा कि F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब देखो ये इंडिविजुअल बॉडी के लिए भी वैलिड होगा, इंडिविजुअल बॉडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, सिस्टम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे क्या करना है समझना है सर, कैसे क्या करना है समझ लेना है। एक सिंपल से एग्जांपल पे चलते हैं। देखो सर, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल पे चलते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, या दो से ही चलते हैं, काम करते हैं। M1 M2, इस पे फोर्स लगा दिया F, इस पे फोर्स लगा दिया F हमने। अब देखो सर, इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, ये व्हाट इज F हियर, दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो सर, यहां पे अगर हमने M1 M2 को एक सिस्टम मान लिया, तो ऐसा नहीं कि आपके पास अथॉरिटी है कि आप किसी को भी सिस्टम मान लो। स्पेशली सेकेंड लॉ के लिए देखो, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग कहानी होती है। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम मानने का अलग रेगुलेशंस होते हैं और अलग 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 घर पे सिस्टम मानने का अलग, सेकेंड लॉ के लिए अलग। जब हमें सेकेंड लॉ के लिए सिस्टम डिफाइन करना हो तो एक कॉमन पॉइंट है कि भी इस सिस्टम के अंदर के सभी बॉडीज, ऑल बॉडीज मस्ट हैव इक्वल एक्सेलरेशन। समझ आई बात? उस सिस्टम के अंदर जितने भी बॉडीज हैं उन सभी कनेक्टेड बॉडीज का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए सर, इक्वल होना चाहिए। तो अब यहां पे देखो, ये ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि अगर चलेगा तो दोनों साथ साथ चलेगा, अगर चलेगा तो दोनों साथ साथ चलेगा। यहां तक बातें समझ आ रही? तो अगर दोनों चलेगा तो दोनों साथ साथ चलेगा, तो हम यहां पे इसको सिस्टम मान सकते हैं क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन हो गया और ये कनेक्टेड बॉडीज हैं, एक सिस्टम मान लिया। तो आप लिख सकते हो M1 प्लस M2 इंटू A। बात समझ आई क्या? लेकिन अगर इंडिविजुअल बॉडी के लिए लिखना होता तब क्या लिखते सर, तब सिर्फ M की बात करते। तो अब देखो इन दोनों के बीच में सॉरी फोर्स आएगा। अब देखिए, तो M1 M2 के बीच में डेफिनेटली फोर्स आएगा। तो M1 M2 के बीच में क्यों फोर्स आएगा सर? क्योंकि जब वो फोर्स नहीं आएगा तो M2 चलेगा कैसे? अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M2, आप कहोगे बिकॉज M1 इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन M2, बिकॉज M1 इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन M2। लेकिन वो फोर्स पिक्चर में क्यों नहीं आया इस इक्वेशन में? क्योंकि न्यूटन्स लॉ कहता है नेट एक्सटर्नल, न्यूटन्स लॉ कहता है नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब तुमने इसको सिस्टम मान लिया तो इसके बीच का जो फोर्स है वो इंटरनल हो गया और उसको इक्वेशन में लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अब अगर हम अलग से लिखेंगे कि नहीं जी मेरे को तो M1 का अलग से बनाना है, तो M1 का अलग से बनाना है, M2 का अलग से बनाना है, तब ये जो इंटरनल फोर्स था F डैश वो भी पिक्चर में आएगा। समझ आई बात? तो अब ये पार्ट जो है इसको पिक्चर में लाने के लिए थर्ड लॉ को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक बातें समझ आ गई कि भाई नेट एक्सटर्नल फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं किसी सिस्टम, किसी कॉम्बिनेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडीज को आप एक सिस्टम मान सकते हो अगर सभी इंडिविजुअल बॉडीज का सॉरी एक्सेलरेशन कॉमन हो जाए। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से बातें समझ आ रही है। ग्रेट, आज मैं आपको इसी क्लास में FVD वो सारे रूल्स आपको समझा के जाऊंगा। ठीक है, चलिए, मतलब 2 लेक्चर 30-30 35-35 मिनट के होंगे। NLM के हर एक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ग्रेट। अब देखिए, देखो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा सर, है ना? समझाने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा, मतलब उससे बेहतर तरीके से मुझे नहीं लगता कि समझाया जा सकता है। ठीक है, यहां तो बातें समझ आए। ग्रेट, अब थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसको एक बहुत विद्वान आदमी समझ सकता है जो फिजिक्स का विद्वान होगा। ठीक है, हम आप जो है फिजिक्स में से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिजिक्स पढ़ते हैं।
ठीक है, तो इसको बहुत सिंप्लीफाई करके समझने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो एक्शन रिएक्शन से कोई कन्फ्यूज़न मत पालिएगा कि एक्शन उसने मेरे को कुछ बोला तो उसका रिएक्शन मैं दूंगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। उसने कुछ बोला तो मैं, किसी ने किसी को प्रपोज कर दिया तो उसका कुछ रिएक्शन आया, पहले ये माइंडसेट ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि पहले एक फोर्स लगा तो दूसरा है, साइमल्टेनियस फोर्स होते हैं सर। तो जो हमारा अंग्रेजी के हिसाब से एक्शन रिएक्शन का एक माइंडसेट बना हुआ है उसको हटा दीजिए। तो आप पहले दोनों को एक्शन मान लीजिए कि बोथ आर एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, आप ऐसा सोचिए, ठीक है, तो आप कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, है ना। तो थर्ड लॉ कहता है कि बेटा कोई भी कोई भी फोर्स अकेला नहीं है, कोई भी रियल फोर्स अकेला नहीं है, वो ऑलवेज पेयर में आता है, वो ऑलवेज पेयर में आता है, ठीक है। मतलब कि भाई अगर किसी पे फोर्स लग रहा है तो कोई तो लगा रहा होगा, सीधी सी बात है। अगर किसी पे फोर्स लग रहा है तो कोई होगा जो लगा रहा होगा, तो जो लगा रहा होगा, जितना फोर्स लगाया होगा उतना उस सोर्स पे आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, सीधा। कि अगर हमारे पास एक ए है और एक बी है, अगर ए इज अप्लाइंग अ फोर्स एफ ऑन बी, देन बी ए पे एक फोर्स लगा रहा होगा, बस यही कहानी है सर। मतलब अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया है तो उसी टाइम पे बी भी ए पे फोर्स लगा रहा होगा और दोनों फोर्स साइमल्टेनियस होगा, ठीक है। तो देखो ये कैसे लिखा समझ आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, साइमल्टेनियस फोर्स है। साइमल्टेनियस फोर्स है तो एक्शन रिएक्शन का कोई पंगा ही नहीं है कि भी पहले एक्शन लगा तब ना रिएक्शन आया, दोनों साइमल्टेनियस है, एक ही मोमेंट पे एक ही टाइम पे दोनों आया सर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। तीसरा क्या होगा, सेम नेचर। अगर ये ग्रेविटेशनल है तो बेटा ये भी ग्रेविटेशनल होगा। अगर आपको 9th का फॉर्मूला याद है, M1 M2 पे पढ़ते थे भाई साहब, ध्यान थोड़ा कम होगा फिजिक्स में, इसकी गारंटी है, लेकिन थोड़ा दिमाग पे जोर डाले तो याद आ जाएगा कि भाई आपने पढ़ा था दोनों के बीच का फोर्स G M1 M2 बाई आर स्क्वेयर। ये किस पे फोर्स था, इस पे भी था और इस पे भी था, ठीक है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, M1 M2 दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था सर। तो देखिए साइमल्टेनियस फोर्स होता, इक्वल एंड ऑपोजिट होता, सेम नेचर का होता, अलोंग द सेम लाइन आता सर। ये ऑलवेज एक ही लाइन पे आएगा सर, ऑलवेज एक ही लाइन पे आएगा। तो कोई भी रियल फोर्स अकेला नहीं है। अब सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, भाई वो सभी एडजस्टमेंट है बॉस, दिस ऑल आर सूडो फोर्स ले लिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले, वो सब एडजस्टमेंट है। जब भी हम किसी भी रियल फोर्स की बात करेंगे वो ऑलवेज पेयर में आएगा, मतलब हर एक फोर्स का पेयर अवेलेबल होगा। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो पढ़ते थे उसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि भाई एक्शन रिएक्शन जो पेयर लिखते थे आप, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए माइंड में रख दीजिए एक्शन एक्शन पेयर है बेटा, क्योंकि वो अंग्रेजी फिर बीच में रिएक्शन, मतलब माइंडसेट वही ना, उसने मेरे को गाली थी मैं भी उसको दूंगा, ऐसा नहीं है। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज क्या होगा, पेयर में आएगा, ठीक है, ऑलवेज पेयर में आएगा। और ये पेयर जो है वो ऑलवेज डिफरेंट बॉडीज पे आएगा, जैसा दिख रहा है, ऑलवेज डिफरेंट बॉडीज पे आएगा, ठीक है। बस इतना सा ख्याल रखना है। थर्ड लॉ के हिसाब से कोई भी फोर्स जो है अकेला नहीं है, उसका पेयर अवेलेबल है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है सर। यहां तक बात समझ आ रही, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। तो यहां मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो ड्रॉपर वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, विवाह होगा भाई, जितने भी रियल फोर्स हैं उसके पेयर अवेलेबल है, सो टेंशन लेने की नहीं है ना। चलो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था भाई, है ना। तो यहाँ तक बात समझ आ गई, कोई दिक्कत है किसी को, मजाक कर रहा था, मतलब ये बात ला करके, मतलब उसमें बात सच्चाई है कि हो जाएगी भाई, टेंशन नहीं है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चले, अब इसको अप्लाई करना देखते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, FBD। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, FBD। अब ये कोई फिजिक्स नहीं है, टेक्निक है, तरीका है, ठीक है। टेक्निक है, तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, सॉल्विंग को आसान बनाने का। इट इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इट इज फ्री बॉडी डायग्राम। वहीं से शुरू करते हैं जहां मैंने रखा था आपको, ठीक है। फिर इसके प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर लीजिएगा सर, ठीक है।
इवनिंग तक मैं इसको अपलोड कर ही दूंगा। इस पे बेस्ड जितने PYQ के प्रॉब्लम्स PYQ हैं, ठीक है। ये देखो, अब हमने इस पे एक F फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब इसके एप्लीकेशन के साथ ही हम लोग देखेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सर, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं, तो देखिए ये क्या होता है, देख के पता लग रहा है एज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कोई भी जब दो सॉलिड बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये फोर्स एक्शन में आ सकता है ना। बस आपको ख्याल रखना है, जैसे हमने एक बॉडी रख दिया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉडी रख दिया, इफ दिस बॉडी इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इमीडिएटली इस पे भी एक फोर्स आ जाएगा। ये इसलिए आया कि दिस बॉडी इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अगर इस पे फोर्स कुछ है तो इस पे भी फोर्स आएगा और ये भी पेयर में आएगा। बस इतना ख्याल रखना है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बिना कॉन्टैक्ट के इसको हवा में नहीं लिखना है। नॉर्मल इसलिए बोलते हैं कि ऑलवेज ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस आता है, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस आता है, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है अपने को, ठीक है। अब इसका FVD बनाना है अपने को, है ना। तो अगर M1 की बात करें तो देखो सर, FVD में सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना कि भाई जिस भी बॉडी की FVD बनानी है उस बॉडी को बाहर करो, इस बॉडी को बाहर करो और ऑल डायरेक्ट फोर्सेस दिखा दो। डायरेक्ट फोर्सेस ऑन द बॉडी, बाय द बॉडी नहीं, ऑन द बॉडी जो भी फोर्सेस आ रहे हैं, ऑन द बॉडी जो भी फोर्सेस आ रहे हैं वो सारे फोर्सेस दिखा दो सर। ऑन द बॉडी जो भी फोर्सेस आ रहे हैं बस उसको दिखा दो, वही FVD है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं पालने का, एक टेक्निक है बेटा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक टेक्निक है। तो अब अगर मैं M1 की FVD बनाता हूँ तो उसको सबसे पहले क्या किया, अलग किया। भाई पहले उसको अलग करना है, तो हमने क्या किया, पहले इसको अलग कर लिया। अब जितने भी डायरेक्ट फोर्सेस आ रहे हैं सबसे पहले इसका वेट आ जाएगा M1G, नॉर्मल फोर्स आ जाएगा N1, ठीक है। ओनली डायरेक्ट फोर्स, तो F इसी पे लग रहा है तो दिखा दिया F इसी पे लग रहा है, ठीक है। यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए सर। तो F इसी पे लग रहा है तो ये दिखा दिया। अब आप देखो कि भाई इन दोनों के बीच में डेफिनेटली एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ये सिस्टम इस तरफ चल रहा होगा। सर जी ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ये सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा। तो भाई M2 क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, बिकॉज M1 इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन M2, तो एट द सेम टाइम M1 पे भी फोर्स आ जाएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बॉस। तो देखो अगर मैं M2 की FVD बनाता हूं तो M2 पे एक F' आ रहा होगा जो M ने अप्लाई किया होगा, तभी M2 एक्सेलरेट हो रहा है। थर्ड लॉ क्या कहता है, कोई भी रियल फोर्स अकेला नहीं है, इसका पेयर होगा, दूसरे बॉडी पे होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, बस। अब देखो यहां पे देखेंगे इट इज M2G, ये N2। मुझे लगता नहीं कि कोई भी डाउट होना चाहिए। अब ये अरेंजमेंट लिख दिया हमने। ऑब्जर्वेशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग खेल आएगा। तो ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि यहां पे A है बॉस, यहां पे अगर A है तो भाई साहब यहां पे भी A होगा, इसका भी A होगा। तो ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि बेस पे नेट फोर्स एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, तभी दिस बॉडी हैज सम एक्सेलरेशन। तो आप क्या लिखोगे, F माइनस F' शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया। अगर इस पे लिखोगे तो एक्स एक्सिस पे वी हैव ओनली F', तो F' कैन बी रिटन एज M2 इंटू A, बस। अब देखो एज फार एज y एक्सिस इज कंसर्न, हमने ये क्या किया, ये एक्स एक्सिस की बात की। अब जब हम y एक्सिस की बात करेंगे, वी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन, तो इक्विलिब्रियम का केस बना, फर्स्ट लॉ नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं सर, N1 मस्ट बी इक्वल टू M1G एंड N2 मस्ट बी इक्वल टू M2G। कोई दिक्कत ही नहीं। N1 पक्के तौर पे M1G होना चाहिए, N2 पक्के तौर पे M2G होना चाहिए, ठीक है सर। तो कोई परेशानी नहीं है। अब देखो सर इन दोनों को अगर ऐड करोगे ना तो सीधे F मिल गया, क्या M1 प्लस M2A, जो पहले भी आप करते थे। तो अगर इसको एक सिस्टम एज्यूम कर लिया हमने, अगर इसको एक सिस्टम एज्यूम कर लिया तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, F, तो F कैन बी रिटन एज M1 प्लस M2 इंटू A। बट अगर इसके बीच का फोर्स चाहिए था, अलग अलग FVD चाहिए थी, तो हमें FVD बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही एक तरीका था, ठीक है। तो अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कैसे FVD बना वो लिखना है, ठीक है।
क्या डायरेक्ट फोर्स था। अभी देखो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया, इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे और भी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक कोई भी परेशानी होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। अब मैं टेंशन बता देता हूँ ताकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनएलएम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ स्यूडो फोर्स एंड कांस्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो मैं एक ही साथ वन शॉट जैसा सब नहीं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वन शॉट में तो एक उपन्यास भी नहीं पढ़ सकते, दिमाग की भी लिमिटेशन है ना। तो आप उतनी चीज़ें एक साथ पढ़े, मतलब ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कि भाई उतनी चीज़ पढ़े जो तगड़े तरीके से इधर आ जाए, उसको अप्लाई करें, फिर अगले पॉइंट पे बढ़े। क्योंकि बेटा आपके पढ़ने का बेसिकली टारगेट क्या है कि आप एग्जाम में जाके सॉल्व कर पाओ। अगर ये टारगेट है तो बेटे जी एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के उसको सॉल्व करना ही एक तरीका है। अगर ये टारगेट है कि खत्म करना है, कि बस कॉपी पे खत्म कर लिया, आंखों से देख लिया, तो भाई 9 घंटे में पूरा खत्म कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर, सबको समझ आ गई बातें, ग्रेट। और देखो इसमें ना तो सुनने समझने की ज़रूरत है ना कुछ कहने की ज़रूरत है, आप बहुत समझदार हैं सर। आप देखो कि भी फाइनल डे पे आपको एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपने आज कोई लेक्चर देखा, इमीडिएटली आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन बनने चाहिए, सिर्फ फील गुड में आकर के काम नहीं निकालना है, ठीक है। तो आप अपने आप को भी क्रॉस चेक करते रहो। अब जैसे ये बताया, इसके बाद आपके क्वेश्चन वाली सीरीज देखेंगे, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बातें समझ आ गई सबको, ग्रेट। अब देखो, टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, अब देखो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, जैसे अब रेगुलर कोर्स में देखेंगे तो क्या वजह है, कैसा है, सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग काम के हिसाब से पढ़ लेंगे, बट हाँ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग बस सिंपल सा आता है, कैसे डेवलप होता है। तो जब भी हमारे पास, देखो जब भी हमारे पास टेंडेंसी ऑफ इलॉन्गेशन होगा, जब भी हमारे पास टेंडेंसी ऑफ इलॉन्गेशन इन द स्ट्रिंग होगा, टेंशन आएगा, टेंशन आएगा। जब भी उसको खींचने की कोई कोशिश करेगा उसमें टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। और जब हम आइडियल स्ट्रिंग की बात करते हैं तो वो इनएक्सटेंसिबल होता है, वो क्या होता है, ऐसा नहीं कि खींच जाएगा, खींचेगा नहीं, टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। आपको क्या याद रखना है सर, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ये बिल्कुल ख्याल रखना है सर। आप यूं समझ लीजिए एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है स्ट्रिंग। एक स्प्रिंग को तुम खींच दो, दोनों एंड पे वो जो फोर्स लगा रहा होगा ना, बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप इसको ऐसा समझिए, ठीक है, कि अगर एक रस्सी है और इससे एक ब्लॉक बांध दिया तो इसके वेट की वजह से इस स्ट्रिंग में इलॉन्गेशन की टेंडेंसी आ गई, और अगर इलॉन्गेशन की टेंडेंसी है तो टेंशन डेवलप होगा, और वो टेंशन जिस भी बॉडी पे अटैच हुआ है उसको अपनी तरफ खींचेगा। टी मतलब इन टोटलिटी वो पुलिंग फोर्स है, जिससे भी कनेक्ट होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये ख्याल रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। तो अब जैसे ये T1 लिख दिया, दूसरा रस्सी एक और ब्लॉक लगा दो, यहां पे फिर से टेंशन आएगा अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, बट टेंशन बदल जाएगा बेटा, T2। फिर एक और रस्सी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, T3, ऐसा। तो जब भी हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग की बारी आती है, कुछ लिखने की बारी आती है, इन सारे पॉइंट्स का खेल होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा नहीं। अब देखो कुछ और पॉइंट्स याद रखने हैं सर इसमें से, एंड दोज पॉइंट्स आर कि भाई टेंशन के लिए देखो, अगर हमारे पास मासलेस पुली है, ख्याल रखिएगा, मासलेस और स्मूथ पुली अगर है तो इसके ऊपर से गुजरने वाली स्ट्रिंग में टेंशन बराबर होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि भी जब आप रोटेशन में जाएंगे तो पुली का मास होगा और रफ भी होगा, तो आप देखेंगे टेंशन डिफरेंट हो जाता है, फिर वहां पे मजे से पढ़ेंगे उसको, है ना। बट अभी ये ख्याल रखिए, अगर ये मासलेस पुली है और स्मूथ है, तो अगर यहाँ पे टी लिखा है तो बेटा यहाँ पे भी टी ही होगा,
एक चीज ये ख्याल में रखना है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर ये यहां से फिर से एक पुली लगा दें, कितने भी पुलीज लगा दें हम, अगर सभी मासलेस पुलीज हैं, सभी स्मूथ है M3 M4, तो ये टेंशन यहां है, तो ये सभी टेंशन बराबर ही रहेगा। मतलब सिंगल स्ट्रिंग सेम टेंशन। सिंगल मतलब आप वाला सिंगल नहीं, आप गलत समझ सकते हैं। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, ऐसा याद रखिए कि जिस अकेले इस स्ट्रिंग के बाद, लेकिन पासिंग ओवर द स्मूथ एंड मासलेस पुली, तभी ये कहानी लिख सकते, ठीक है। एक ये लिख दीजिएगा। और एक और चीज ज़हन में रखनी है आपको, ठीक है, वो ये ऐसा कि अगर बेशक ये एक ही स्ट्रिंग था, उसमें से दूसरा बांध दिया, लेकिन जैसे गांठ बनी ना, नॉट बना, तो टेंशन अलग लिखेंगे आप, T1 T2 T3, T1 T2 T3, बस, ठीक है। यहां तक बातें समझ आई सर? तो कुछ है नहीं, इसको समराइज करने के लिए मैं सीधे सीधे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ से फ्रेम का पता लगता था, ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 होगा, और वो ऐसा तब हो रहा है जब आप इनिशियल फ्रेम में है। सेकंड लॉ में क्या लिखा? नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन वो तब लिख सकते हैं जब आप इनिशियल फ्रेम में होंगे। थर्ड लॉ में देखा आपने, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन रिएक्शन दोनों एक्शन है, एक ही बॉडी पे नहीं आ सकता है, अलग अलग आएगा। 4 पॉइंट सेम नेचर होगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा एंड साइमल्टेनियस होगा, ठीक है। उसके बाद आपने टेंशन इन द स्ट्रिंग लिख दी, FBD बनाना सीख लिया, ठीक है। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स जितने जेई में पूछे गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, वो सभी मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में करा दूंगा अभी आपको, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ द एनएलएम होगा, जिसमें स्यूडो फोर्स एंड कांस्टेंट रिलेशन, द एंड, फिर फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे डिवाइड एंड रूल छोटे छोटे पार्ट पे टैक करेंगे, उसको खत्म करेंगे, तब आप जीतेंगे। अगर आपने एक साथ 500 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बेटा, आप हार जाओगे, इसकी गारंटी है, क्योंकि सामने वाला बहुत मजबूत हो जाएगा। आपकी फाइट इससे है ना, आपकी फाइट इससे है, आप इसको जीतना चाहते हैं ना, तो इसको मजबूत क्यों होने देना चाहते हैं आप कि एक ही साथ सबको आने दीजिए? ऐसा नहीं करिए, एक एक को खत्म करिए ना, इसको फिर सबको साथ आने दीजिए, संभाल लोगे आप, है ना। दिन भर में आपने पूरा मैकेनिक्स पढ़ लिया, शाम को एक सवाल नहीं बनना है सर, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप सभी समझदार हैं, ढंग से देखिए, समझिए, सोचिए, है ना। और इस चैनल पे हमारा जो एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर है कि रियलिटी के साथ चीज़ें समझा देना, सिखा देना, ठीक है। कोई हिडन एजेंडा नहीं है कि आपको यहाँ से यहाँ लेके आना है, या यहाँ से यहाँ लेके आना है, या यहाँ से वहाँ लेके जाना है, ठीक है। तो चलिए, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो जेई के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक सेकेंड गया, जेई के जितने भी क्वेश्चन है अभी मैं प्रैक्टिस सेशन में करवा दूंगा, तो कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो जेई मेन का पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। एडवांस के लिए अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, फिर मुलाकात करते हैं, देख लीजिएगा। बाकी कमेंट शेयर लाइक आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए।